वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। बच्चों, आज मैं डिस्कस करूंगा आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो असिस्टेंट डायरेक्टर की जो एग्ज़ाम है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, प्लस साथ ही मैं आपको डिस्कस करूंगा स्टैटिस्टिक्स का जो सिलेबस है, क्योंकि मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने वाला हूं तो स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस को मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं मेरे बारे में। मेरा नाम चेतन पटेल है और मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो है एमएससी एजी स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, 2016 बैच में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। नाम मेरा क्या है? चेतन पटेल। क्वालिफिकेशन है मेरा एमएससी एजी स्टैटिस्टिक्स। ठीक, 2016 बैच का मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। ठीक है, हालांकि मैं कभी अपना क्वालिफिकेशन नहीं बताता हूं क्योंकि अपने आप में अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे जो इंस्ट्रक्शन मिले हैं वो मैं फॉलो कर रहा हूं। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं एमएससी 2016 बैच में गोल्ड मेडलिस्ट हूं, एमएससी स्टैटिस्टिक्स। मुझे 7+ ईयर का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, पढ़ाने का, प्लस मैं नेट भी क्वालिफाई है। नेट 2019 में मैंने क्वालिफाई किया है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के अंदर मेरा नेट क्वालिफाई है। कौन सा? ASRB। ASRB जो नेट होता है वो मेरा क्वालिफाई है 2019 में, और मैंने 2018 में आरपीएससी ASO भी क्वालिफाई किया है, असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। ये एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया है। बेसिकली मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। क्लियर है? ये बेसिक जानकारी मेरे बारे में है। नाम बता चुका हूँ, क्वालिफिकेशन बता चुका हूँ। 7+ 2018 से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। जब मैंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तब से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। नेट मेरा 2019 में क्लियर है। क्लियर, और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको खुद को भी समझ में आएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूं। ठीक है, अब आपकी जो एग्ज़ाम है या जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, क्लियरली आपको विजिबल हो रहा होगा। ठीक है, अब ये आपका नोटिफिकेशन है JNK पब्लिक सर्विस कमीशन, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। और ये नोटिफिकेशन क्या है बच्चा, ये किस पोस्ट से रिलेटेड है आप सभी ने बखूबी और अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। ये है असिस्टेंट डायरेक्टर E&S, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स वाली प्लानिंग डेवलपमेंट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है। अच्छी खासी पोस्ट इसमें इस बार दी है। टोटल पोस्ट आपको पता है इसमें 89 पोस्ट इस बार इन्होंने निकाली है, तो अच्छा खासा नंबर है वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए और पोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। ठीक है, मास्टर इन इकोनॉमिक्स मांगा है, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स मांगा है, कॉमर्स मैथमेटिक्स, MSc इन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये सारे जिनके पास मास्टर है इन डिसिप्लिन में वो सारे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। क्लियर है? क्वालिफिकेशन की बात हो गई। अब मेरा जो मेन यहाँ पर काम है वो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस के बारे में अवगत करवाऊँ, उसके बारे में बताऊँ, क्योंकि मैं वो पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि पूरा नोटिफिकेशन तो आपने देख ही लिया होगा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर और सर ने भी आपको बताया होगा। क्लियर है? एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है बच्चा इसमें उसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का वेटेज इन्होंने अच्छा खासा दिया है। 100 मार्क्स का वेटेज हर एक सब्जेक्ट को इन्होंने दिया है। ठीक है, दो इसमें है आपको, एक तो आपका कंपलसरी पेपर है प्लस ऑप्शनल पेपर है। ठीक, कंपलसरी पेपर्स आप सब्जेक्ट देखोगे तो आपको जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स का आएगा, जनरल नॉलेज GK है वो 100, इसमें आपको जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली देखना होगा। जनरल इकोनॉमिक्स आपका 100 मार्क्स का है और स्टैटिस्टिक्स 100 मार्क्स का है। तो मेरा जो पोर्शन है वो है स्टैटिस्टिक्स, जो मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। तो हर एक सब्जेक्ट का वेटेज अच्छा खासा है, 100 नंबर हर एक सब्जेक्ट का है। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं ले सकते, आपकी तैयारी मतलब टॉप नॉच होनी चाहिए। ठीक है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो भी आपने चूज किया होगा आपके जो डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधे जो सिलेबस मैं आपको करवाने वाला हूं उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, ये वाला सिलेबस थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स वाला ये पार्ट है। इसमें 2 पार्ट है, एक पार्ट है स्टैटिस्टिकल मेथड और दूसरा आपका जो पार्ट है वो देख लीजिए, दूसरा है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। कोई टफ पार्ट नहीं है बच्चा। स्टैटिस्टिक्स से अक्सर बच्चे घबराते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे ही आपको पढ़ना है और साथ में प्रैक्टिस करना है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, पहला जो यहाँ पर स्टैटिस्टिकल मेथड पार्ट 1 है, पार्ट A है, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स दिए हैं देखो। टोटल यहाँ पर 8-9 टॉपिक है ना, 9 टॉपिक। इसमें पहला आपको दिया है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चा, प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी मतलब जो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेटर जो है फील्ड से जो कलेक्ट करता है, जो ओरिजिनल फॉर्म में होता है। ठीक है, जो रियल होता है उसको हम प्राइमरी डाटा बोलते हैं। ठीक, और जो सेकेंडरी डाटा होता है ना वो रियल नहीं होता,
वो क्या होता है, प्राइमरी डाटा पर बेस्ड होता है। जैसे कि न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में जो भी छप के आता है वो सेकेंडरी डाटा है, ठीक है। मैगजीन है, ये सेकेंडरी डाटा। हर एक चीज़ को अच्छे से डिटेल में समझेंगे। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे कि मैं बात करूँ टर्मिनोलॉजी, ये वो पार्ट है जो कहीं सिलेबस में नहीं मिलता, लेकिन इसको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये बेस होता है, आगे जो भी आप पढ़ोगे उसका ये बेस होता है। हर एक टर्म का हमें मेन मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जैसे मैं बात करूँ, आपको टर्म्स की बात करूँ तो क्लास इंटरवल क्या होता है, मीड वैल्यू क्या होती है, एक्टिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है, डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आगे हम स्टडी कर पाएंगे, इन्हीं के बेसिस पर आगे हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, क्वेश्चंस को अटेंड कर पाएंगे। अगर ये हमें बेसिक टर्म नहीं पता, हम आगे कुछ भी नहीं पढ़ सकते। तो मेरा पहला पार्ट तो यही रहेगा कि पहले मैं आपको टर्मिनोलॉजी करवाऊँ कि ये बेसिक मीनिंग या बेसिक जो वर्ड है उनका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, मेथड ऑफ कलेक्शन प्राइमरी एंड प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनायर, टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा। अब जैसे सेकेंडरी डाटा तो छप के आ जाता है ना, जैसे आपकी थीसिस हो गई, मैगजीन हो गई, न्यूज़पेपर हो गया, कोई भी जर्नल हो गया, वो तो सेकेंडरी डाटा हो गया। लेकिन जो प्राइमरी डाटा उसको कलेक्ट करने की डिफरेंट मेथड होती है, ठीक है। डिफरेंट मेथड मतलब आप पर्सनल इंटरव्यू ले लो, है ना, एक एक घर पे जाकर एक एक व्यक्ति से मिलकर बात कर सकते हो, उससे डाटा आप इस तरीके से कलेक्ट कर सकते हो, उससे क्वेश्चन आयर भरवा सकते हो। एक फॉर्म आता है ना, जब भी हम जैसे मान लो बैंक में जाते हैं तो फॉर्म भरते हैं, अब उम्र क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आप क्या क्या क्वालिफिकेशन क्या है, वो क्वेश्चन आयर होता है। वो पूछते हैं हमें कि भैया ये चीज़ क्या है आपकी, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है, उसको क्वेश्चन आयर बोलते हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू हो सकता है, डायरेक्ट इंटरव्यू हो सकता है, टेलीफोन से हो सकता है। कई तरीके की मेथड है डाटा कलेक्शन की, वो सारा है। फिर उनको कंपाइल करना, फिर उनको टेबल के अंदर जमाना, फिर उसका एनालिसिस करना, एक पूरी प्रोसेस चलती है, ठीक है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप और विचलन आप बोल सकते हो, ठीक। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या आता है हमारा, मीन, मतलब जिसको हम बोलते हैं समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है, ज्योमेट्रिक मीन आता है, हार्मोनिक मीन आता है। ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सिर्फ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोल दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है, इसके अंदर सारा 5 मेजर आती है, और इसके अंदर इसके 5 मेजर के अलावा भी क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, आप वो ये भी बोल सकते हो। इसके अलावा और क्या चीज़ है, इसके अलावा क्वार्टाइल है, परसेंटाइल है, डेसाइल है, इनको भी पढ़ना पड़ेगा। डिस्पर्शन के अंदर क्या आता है, डिस्पर्शन के अंदर आपका वेरिएंस आता है, ठीक है, वेरिएशन आता है। डिस्पर्शन के अंदर बच्चा आपका आता है स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक, मीन डेविएशन आता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का ही जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो उसको हम वेरिएंस बोल देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आता है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन आता है। ये बहुत सारी चीज़ें जो सिस्टमेटिक हमें पढ़नी है, कोई चीज़ हमें छोड़नी नहीं है, क्योंकि 100 नंबर का आना है आपका पेपर। तो एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक बेसिक चीज़ हमें अच्छे से कवर करते हुए चलना है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है गैलीलियो साहब ने दिया था, ठीक है। इसमें थ्योरी ऑफ गैम्बलिंग, थ्योरी ऑफ गेम्स एंड चांस, कई सारे की चीज़ आते हैं ना। जैसे हम सिक्का उछालते हैं, जब हम सिक्का उछालते हैं तो हमें यह नहीं पता होता है कि जब वो नीचे गिरेगा तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। यह प्रोबेबिलिटी है, सीधी सी बात है ना। संभावना है कि नीचे गिरेगा तो हेड आएगा या टेल आएगा, क्यों? क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटीज़ है, या तो हेड या टेल। लेकिन संभावना है, हम बोल सकते हैं हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। दोनों के आने के चांसेस कितने हैं? बोले 50% है, क्योंकि दो ही इवेंट है तो 50% चांस बनते हैं। जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग होती है ना, आप मोबाइल के अंदर वेदर फोरकास्ट देखते हो या पूर्वानुमान लगाते हो, तो आप देख पाओगे कि आज जो है 20% या 80% बारिश की संभावना है। संभावना मतलब क्या? दैट इज प्रोबेबिलिटी। पिछले 8-10 सालों का जो डाटा होता है उस बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है कि आज के दिन 20% बारिश हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। ये सारी संभावनाएं निकल के आती है, तो ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट है। इसमें डेफिनेशन क्या है, लॉ ऑफ लार्जनेस क्या है, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उनका एप्लीकेशन क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होता है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। एलिमेंट्री नॉलेज, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, अब बाइनोमियल पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें भी ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज़ लगभग करीबन 15 प्रॉपर्टी है, लगभग 15 प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर आती है। डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ से बनता है, बीटा 1 क्या होता है, बीटा 2 क्या होगा। अब जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर डिस्पर्शन के अंदर आपको स्कीवनेस और कर्टोसिस ना पढ़ाऊँ, स्कीवनेस और कर्टोसिस ना पढ़ाऊँ, तो आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझ नहीं पाओगे। इसलिए मुझे यहाँ पढ़ाना पड़ेगा आपको स्कीवनेस और कर्टोसिस क्या होता है, ठीक है।
ये पार्ट हम समझेंगे, बाइनोमियल पॉइजन और नॉर्मल। अच्छा, बाइनोमियल पॉइजन दोनों जो है ना ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं, और नॉर्मल जो होता है ये कंटिन्यूअस के अंदर आता है, और ये डिस्क्रीट के अंदर आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको दिया है कोरिलेशन रिग्रेगेशन, कॉन्सेप्ट डेफिनेशन एंड सिंपल एप्लीकेशन। तो कोरिलेशन मतलब सहसंबंध। जैसे मान लो एक वैल्यू एक चर आपके पास x है और एक y है, इन दोनों के बीच में अगर मान लो सहसंबंध है, मतलब ये दोनों क्या है, डिपेंड कर रहे हैं एक दूसरे पर, डिपेंडेंट है, तो इनके बीच में क्या होगा, कोरिलेशन होगा। अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसमें कोरिलेशन जीरो हो जाएगा, नॉनसेंस कोरिलेशन हम उसको बोल देंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमारी ये हाइट के बारे में है और ये वेट के बारे में, तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जब हाइट बढ़ती है तो वेट बढ़ता है, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, मतलब यहाँ पर कोरिलेशन है। अगर मैं बोल दूँ ये तो हाइट हो गया, और यहाँ मैंने डाटा ले लिया किसी का, यहाँ पर हमने ले लिया, मान लो ये तो हमने हाइट का डाटा ले लिया एक्स में, और यहाँ पर मैंने कोई और ले ली, वर्कर्स ले लिया। ठीक है, वर्कर्स की बजाय और कुछ मैं लिख दूँ, यहाँ पर फैक्ट्री आइटम्स ले लिए। ठीक है, मान लो कोई फैक्ट्री के आइटम्स ले लिए, तो इन दोनों में कोई भी रिलेशन ही नहीं है। हाइट है किसी पर्सन की, यहाँ पर डिफरेंट पर्सन की हाइट है, और यहाँ पर कुछ किसी फैक्ट्री के नंबर ऑफ आइटम्स दे दिए हैं, तो कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोरिलेशन जीरो हो जाएगा, जिसको हम नॉनसेंस कोरिलेशन बोलते हैं। सेम रिग्रेशन में क्या होता है, ये y बराबर x1 ऐसा हम बोल सकते हैं, x2 और x3 इस तरीके से होता है। तो ये जो y होता है ना बच्चा, ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये जो तीनों होते हैं इनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, अब ये डिपेंड किस पे करता है भाई, ये डिपेंड करता है x1 x2 x3 पर। x1 यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, x1 हो सकता है, मान लो x1 यहाँ पर आपके डिफरेंट जो है इनपुट्स हो सकते हैं, डिफरेंट इनपुट। अब डिफरेंट इनपुट आप कुछ भी लगा सकते हो, जैसे मान लो अगर मैं फार्मिंग सेंस में बात करूँ, मान लो x1 यहाँ पे इरीगेशन की बात हो रही है, x2 यहाँ पर फर्टिलाइज़र की बात हो रही है, और ये यहाँ पर इंसेक्टिसाइड की बात हो रही है। ठीक है, अब ये वाई यील्ड हो गई, मान लो ये वीट की यील्ड हो गई, गेहूं की यील्ड हो गई। अब ये गेहूं की यील्ड किस पे डिपेंड करेगी, इरिगेशन पे करेगी। भाई गेहूं को 6 इरिगेशन चाहिए, तो अगर आप प्रॉपर इरिगेशन दे रहे हो तो आपकी यील्ड अच्छी होगी, आप फर्टिलाइजर प्रॉपर दे रहे हो तो यील्ड अच्छी होगी, आप इंसेक्टिसाइड टाइमली अप्लाई कर रहे हो तो यील्ड अच्छी होगी। ये आपने इनपुट ज़्यादा दे दिए तो भी नुकसान होगा। तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे, इन वेरिएबल्स के ऊपर। तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है फंक्शनल रिलेशन होता है, जिसको हम रिग्रेशन कह सकते हैं। ठीक है, आगे और इसके बारे में विस्तृत हम अच्छे से चर्चा करेंगे। अभी मुझे सिर्फ सिलेबस आपको डिस्कस करवाना है कि सिलेबस है क्या है। ठीक, चलिए। उसके बाद आपको दिया है एट्रीब्यूट्स दिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कंटीजेंसी क्या है, बहुत ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, इसमें टी डिस्ट्रीब्यूशन है, आई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्स स्क्वायर मतलब ये आई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, और एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छे खासे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मतलब यहाँ पर डिजाइन की बात आ गई, जिसमें आपको रेंडमाइज ब्लॉक डिजाइन, लैटिन स्क्वायर डिजाइन, और सिंपल आप CRD भी बोल सकते हैं, जो है आप कम्प्लीमेंट्री डिज़ाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो तीनों डिज़ाइन के बारे में हमें डिस्कस करना है, ये आपका मेथड के अंदर है। ठीक, ज़्यादा समय ना लेते हुए बेसिक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। पार्ट 2 जो है, जिसमें अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स दिया हुआ है, इसमें आपको सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में दिया है। सैम्पलिंग टेक्निक का मतलब सीधा सा होता है बच्चा, आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, इन 100 बच्चों में से आपने 10 बच्चे को सिलेक्ट कर लिया किसी गेम्स के लिए। अब ये सिलेक्ट करने की जो प्रोसेस होती है वो आपका क्या कहलाएगा, सैम्पलिंग। मतलब आप ये बोल सकते हो प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन। अब ये 100 है, यहाँ से 100 में से 10 लोगों को आपने सिलेक्ट कर लिया किसी टेस्ट के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये सिलेक्ट करने की जो प्रोसेस है ये कहलाती है सैंपलिंग। ठीक, अब ये 10 बच्चे जो होंगे ये पूरे 100 बच्चों को रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लो ये खेलने बाहर गए, तो बाहर गए तो ये पूरे 100 बच्चों को रिप्रेजेंट करेंगे, पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब क्या हो गया कि ये जो सैंपल आपने निकाला 10, ये क्या होगा, ये पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और यही कहलाता है आपका सैम्पलिंग टेक्निक। अब इसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, विथ एंड विदाउट रिप्लेसमेंट है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, रेशियो और रिग्रेगेशन एस्टिमेटर है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर भी है। पूरा अच्छे से हम यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। इंडेक्स नंबर है, इसमें होलसेल और कंज्यूमर प्राइस के बारे में अच्छे से हमें डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है। टाइम सीरीज़ है यहाँ पर। अब टाइम सीरीज़ में कई सारे 4 प्रकार के होते हैं, ट्रेंड होता है, सीजनल होता है, ये चारों प्रकार हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको दिया है 2 ही, लेकिन हम चारों पढ़ेंगे। ठीक है, चारों हमें समझना है, क्योंकि चारों समझ में आएगा तभी आप पूरी टाइम सीरीज़ को समझ पाओगे। इंटरपोलेशन है, इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन 2 चीज़ होती है। ठीक है, तो
तो इंटरपोलेशन अपने आप में न्यूमेरिकल मेथड के अंदर आता है, उसको हमें अच्छे से यहाँ पर समझना है। पूरी सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। इंटरपोलेशन होता क्या है, इंटरपोलेशन एक्सट्रपोलेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ग्राफिक मेथड और एल्जेब्रिक मेथड से कैसे हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। डेमोग्राफी मतलब यहाँ पर वाइटल स्टैटिस्टिक्स की बात आ गई, ये जो नीचे दिया है। अब डेमोग्राफी में अंदर आपको सेंसस पढ़ना है। सेंसस अभी 2011 का ही है हमारे पास, तो 2011 का सेंसस हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेथड पूरी समझेंगे कि सेंसस आखिर लेते कैसे हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स का मतलब सीधे से होता है, और इसके फादर कौन है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स है कैप्टन जॉन गन लंडन, इसके जो है फादर है, और उन्होंने बर्थ और डेथ के बारे में बताया था, ठीक है। फर्टिलिटी और मोर्टिलिटी के बारे में बताया था। तो फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, लाइफ टेबल, एवरेज जो है कंपाइल और स्टैंडर्डाइज रेट, इन सब के बारे में बताया था कैप्टन जॉन गन लंडन ने, इसलिए उनको वाइटल स्टैटिस्टिक्स का फादर बोला जाता है। और ये हम पूरा पढ़ेंगे, अपने आप में पूरा एक चैप्टर है, अपने आप में पूरी एक बुक है, ठीक है, ये समझ सकते हो। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, अब पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सीधा क्या लगता है, यहाँ पर लगता है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैथमेटिकल और कंपोनेंट मेथड कैसे काम करती है, लॉजिस्टिक कर्व फिटिंग क्या होता है, ये पूरा हमें यहाँ पर समझना है। क्लियर है? तो ये आपका आता है किसके अंदर, बी पार्ट के अंदर। कोई ज़्यादा टफ नहीं है बच्चा, सिस्टमेटिक आपको पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर सिलेबस आपको देखने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा सिलेबस है। मैं बताऊँ अपने आप में ये आप बोल सकते हो ये पूरे 2 सेमेस्टर को कवर करता है, ठीक है। जैसा मेरे अपना नॉलेज बोलता है, या जैसा मैंने भी अपनी डिग्री के दौरान पढ़ा है, या मैं भी अभी डिफरेंट एग्जाम में पढ़ाता हूँ, उसके हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दिख छोटा रहा है अपने आप में, जैसे बाइनोमियल अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पॉइजन बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, नॉर्मल अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल टेंडेंसी अपने आप में, क्योंकि उसमें अर्थमेटिक मीन पढ़ना पड़ेगा, मीडियन पढ़ना पड़ेगा, मोड पढ़ना पड़ेगा, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ना पड़ेगा, हार्मोनिक मीन पढ़ना पड़ेगा, परसेंटाइल पढ़ना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़े बड़े हैं अंदर। तो अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से आप मुझे फॉलो करोगे तो आराम से बेहतरीन तरीके से मैं आपको करवाऊँगा, और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चा। मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं, और मैं कैसा पढ़ाता हूं ये आपको अगले 1-2 लेक्चर में पता चल जाएगा, ठीक है। आप अपना रिस्पांस सर के साथ ज़रूर शेयर करना कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं तो भी बताना, बुरा पढ़ा रहे हैं तो भी बताना, ठीक है। अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स करोगे आप, तो मुझे बेनिफिट मिलेगा सर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।